हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साझेदारी फर्म का विघटन या समापन। क्या होता है जब साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि साझेदारी समापन क्या होता है। जब सभी साझेदार मिलकर के उस फर्म को ही बंद करना चाहते हैं, यानी व्यापार ही नहीं करना चाहते हैं, या किसी रीजन की वजह से या किसी भी कारण की वजह से अब व्यापार नहीं चल सकता, तो उसे साझेदारी फर्म या समापन या साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। जब समस्त साझेदारों द्वारा अपने पारस्परिक संबंधों को समाप्त कर दिया जाता है, जब समस्त साझेदारों द्वारा अपने पारस्परिक संबंधों को, उनके जो बीच में जो संबंध थे उनको समाप्त कर दिया जाता है, तो उसे साझेदारी फर्म का समापन या विघटन कहते हैं। इस स्थिति में फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि फर्म फिर चलती रहे, नहीं, फर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी दशा में ये नहीं कि फर्म, देखो, साझेदारी के अवकाश ग्रहण में तो फर्म चलता रहेगा, लेकिन विघटन में क्या होगा, फर्म ही बंद हो जाएगी, फर्म का ही बंद होना निश्चित है। अब किन कंडीशनों की वजह से साझेदारी फर्म का विघटन हो सकता है। ठीक है, तो आपसी समझौते के द्वारा फर्म का समापन हो सकता है। भाई, हम नहीं करना चाहते, व्यापार नहीं चल रहा, या किसी रीजन की वजह से, जो भी कारण हो उसकी वजह से बिजनेस ना चले, तो उसे फर्म का साझेदारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फर्म का विघटन हो जाएगा। अनिवार्य समापन, जरूरी समापन करना हो, किसी कारणवश भाई जरूरी है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। नोटिस द्वारा समापन, कोई नोटिस गवर्नमेंट इशू कर दे कि आपका बिजनेस नहीं सही है और इसे आप बंद कर दीजिए, तो फर्म का विघटन हो जाएगा, फर्म को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है न्यायालय का समापन। अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इस फर्म को अब बंद होना पड़ेगा, तो फर्म को बंद होना पड़ेगा। अगर कोर्ट इशू को अगर कोर्ट ये कह देता है कि इस फर्म को बंद, तो बंद होना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि इसमें कौन से अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहले बनता है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्म की जितनी भी संपत्तियां होती हैं उन सभी की बिक्री की जाती है, या उनका एक वैल्यू लगाई जाती है कितने की होगी, और जितनी भी लायबिलिटी होती है, जितने भी फर्म की लायबिलिटी होती है, उन संपत्तियों से उन लायबिलिटियों को पे किया जाता है। जितनी संपत्ति है उससे क्या पे किया जाएगा, लायबिलिटी को पे किया जाएगा। फिर जो बचेगा उससे हिस्से से वो सभी साझेदार द्वारा बांट लिया जाएगा। फिर उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, और कैश अकाउंट बनकर के समाप्त। बैलेंस शीट नहीं बनेगी, बैलेंस शीट फर्म का समापन, बैलेंस शीट नहीं बनेगी। ठीक है, तो वसूली खाता क्या होता है, वह खाता जिसे फर्म के समापन या विघटन के समय संपत्तियों एवं दायित्वों को निपटाने हेतु खोला जाता है। वह खाता जिसे फर्म के समापन के ही समय बनाया जाता है। रिवॉल्वेशन अकाउंट सिर्फ वसूली खाता फर्म के समापन के ही समय बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि समस्त दायित्वों को निपटाने हेतु खोला जाता है। जितने भी लायबिलिटी हैं सबको पे कर दिया जाता है। पे करने के लिए इस खाते को बनाया जाता है। इस खाते में विघटन समापन संबंधी समस्त व्ययों को डेबिट किया जाता है। रोकड़ व बैंक व पूंजी खाते को छोड़ करके समस्त संपत्तियां शेष पुस्तक पर हस्तांतरित करके उनके बंद कर दिया जाता है। रोकड़ यानी कैश, बैंक और कैपिटल को छोड़ करके बाकी समस्त संपत्तियां और दायित्व चले जाते हैं। कुछ पूंजी खाते को छोड़ करके संपत्तियों के शेष को पुस्तकीय मूल्य पर हस्तांतरित कर दिया जाता है और उनको बंद कर दिया जाता है। यह एक अवास्तविक नाममात्र खाता होता है। फिर उस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। चल लायबिलिटी बची, जितना पैसा मिले बचेगा वो सब हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब उसके बाद में
बात करते हैं, एक इसमें बहुत प्रसिद्ध नियम है, ठीक है, गार्नम बनाम मरे। क्या वो नियम है? ठीक है, गार्नर बनाम बने मरे नियम पेपर में बहुत पूछा जाता है। गार्नर बनाम मरे नियम का क्या होता है? देखिए, एक फर्म थी जिसमें 3 साझेदार थे, गार्नर, मरे, विल्किंस। उन सभी लोगों ने एक व्यापार करते थे। उसके बाद में जो विल्किंस था वो दिवालिया हो गया। अब दिवालिया क्या होता है ये जरा हम बात करते हैं। जिस साझेदार, ऐसा पर्सन, नॉर्मल भाषा में बताते हैं, जिसके पास कर्जा ज्यादा हो गया हो, संपत्ति कम हो, कर्जा ज्यादा हो जाए, संपत्ति कम हो, उसे क्या कहते हैं? दिवालिया कहा जाता है। सरकार उसे या कोर्ट उसे दिवालिया घोषित कर देती है। ठीक है, संपत्ति कम हो और लायबिलिटी ज्यादा हो, जैसे लोन ज्यादा हो उसे पे, और संपत्ति उसके पास कम है, अगर वो बेच भी दे तो भी वो लोन पे नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? दिवालिया कहा जाएगा। ठीक है, अगर कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तब क्या होगा? तो ऐसी पर ये है गार्नर बनाम मरे और विल्किंस। तो विल्किंस एक फर्म थी, उसमें विल्किंस, गार्नर और मरे 3 साझेदार थे। विल्किंस दिवालिया हो जाता है। अब बात आती है कि तो गार्नर और मरे में एक विवाद उत्पन्न हो गया। क्या विवाद था वो? गार्नर ने कहा कि ये जो पैसा है इसको पूंजी अनुपात, यानी कि इस पैसे को जो हानि हुई है, विल्किंस जो अब नहीं दे पाएगा, उसकी जो, यानी कि उसकी पूंजी बेचकर भी जो नहीं पैसा बच जाएगा, अब तो गार्नर बनाम मरे को देना पड़ेगा। जितना भी उसके पर, विल्किंस पर जो कर्जा था, उसकी संपत्तियों को बेचने के बाद में जो बचेगा वो गार्नर और मरे दोनों को देना पड़ेगा। तो गार्नर ने कहा कि अब इसकी पूंजी को हम लोग वहन कैसे करेंगे? लाभान अनुपात में। मरे ने कहा नहीं, गार्नर ने कहा कि इसे हम लाभान अनुपात में पूरा करेंगे। मरे ने कहा नहीं, इसे पूंजी अनुपात में पूरा करेंगे। यही विवाद चला गया, जाकर के कहां पर गया? कोर्ट में चला। कोर्ट में जो जस्टिस साहब थे उन्होंने एक निर्णय यह सुनाया कि यदि अगर साझेदार द्वारा पूंजी की जो हानि हुई है, दिवालिया साझेदार द्वारा, अगर नकद में लाया जाता है, अगर पूंजी की हानि हुई है और नकद में उस पूंजी को लाया जाता है, तो साझेदार लाभ-हानि अनुपात में ही बांटेंगे। और अगर नकद नहीं लाया जाता है तो समस्त चीजों को पूंजी अनुपात में बांटी जाएगी। यही नियम सब कहीं लागू होने लगा और आज भी लागू होता है। भारत भी इसी नियम को लागू करता है। लेकिन भारत में यह कहा गया है कि जो साझेदार दिवालिया हो जाता है उसकी हानि को सभी साझेदार पूरा करेंगे, वो भी नगद में ला करके। ठीक है, अब उसके बाद में और बात करते हैं कि जो पुनः मूल्यांकन खाता होता है और वसूली खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो सबसे पहले समय कब यह खाता बनाया जाता है? सबसे पहले पुनः मूल्यांकन की बात करेंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाता जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है या अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, उस समय पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। समापन अकाउंट खाता कब बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट जब फर्म का विघटन होता है, फर्म समाप्त हो जाती है, उस समय वसूली खाता बनाया जाता है। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो
पुनः मूल्यांकन खाता बनाने का एक उद्देश्य होता है कि संपत्तियों और दायित्वों की उनकी फिर से जांच, यानी क्या उसकी वैल्यू क्या है उस टाइम, क्या हानि या लाभ क्या गया था। अब इसके बारे में हम फिर दोबारा बात करते हैं कि वसूली खाता बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो वसूली खाता इसलिए बनाया जाता है कि उसमें दायित्व और जितने भी दायित्व हैं उसका भुगतान किया जा सके। वे तो इस पुनः मूल्यांकन खाते में व्यय यानी खर्चों का लेखा नहीं किया जाता, और वसूली खाते में, इस खाते में व्ययों का लेखा किया जाता है। जितने भी खर्चे होंगे सभी खर्चे वसूली खाते में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन सी राशियां जाती हैं। तो संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में कमी क्रेडिट साइड में जाएगा पुनः मूल्यांकन खाता के। दायित्वों में वृद्धि, संपत्तियों में कमी डेबिट साइड में जाएगा पुनः मूल्यांकन खाता के। वसूली खाते में समस्त संपत्तियां डेबिट और समस्त दायित्व जिनका भुगतान करना क्रेडिट। ठीक है, पुस्तकीय मूल्य पर दिखाया जाता है। आर्थिक चिट्ठा पुनः मूल्यांकन खाते में आर्थिक चिट्ठा बनाया जाएगा और वसूली खाते में आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि साझेदारी फर्म का विघटन किन दशाओं में हो सकता है, क्या क्या कंडीशनें लागू होंगी। तो आपसी समझौते के द्वारा, यानी आपस में समझौता हो गया और उसी के द्वारा, नोटिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, और आपसी समझौते में। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।